Okay, so we are going to do the cash budget today. Cash budget cover करेंगे हम आज. What do we do in cash budget? Cash budget में जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं वो हम बनाते हैं मंथ वाइज, हमें डेटा गिवन होता है और उसके बेस पर हमें फर्दर कुछ मंथ्स का प्रोजेक्शन करना होता है कि कितना कैश हमें मंथली बेसिस पे रिक्वायर्ड होगा, कितना हमारे पास कैश अवेलेबल है, क्या हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज करनी होगी, क्या करना होगा, कैश सरप्लस है या डिफिसिट है, ये सब देखने के लिए हम कैश बजट बनाते हैं. और ये कैश बजट बनाने के लिए हमारे पास जो डेटा दिया होता है उसके बेस पर हम फर्दर मंथ्स का बनाएंगे. अब जैसे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, a company wishes to arrange overdraft facilities with its bankers during the period April to June of 2016 when it would be manufacturing mostly for stock. Prepare a cash budget for the above period from the following data, including the extent of bank facilities the company would require at the end of each month. आपको months दिए हुए हैं February, March, April, May and June और sales दे रखी है आपको, उसके बाद परचेज दी हुई है एंड देन अदर पेमेंट्स. नेक्स्ट गिवन है 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर रियलाइज्ड इन द मंथ फॉलोइंग द सेल्स एंड द 50% इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग. क्रेडिटर्स आर पेड इन द मंथ following the month of purchase. Cash at bank on 1st April 2017 was 35,000. अब इस तरह के क्वेश्चन को जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको यहाँ पर पता है कि आपको बनाना क्या है. कंपनी जो है वो विश कर रही है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज को अरेंज करने की फॉर अ पीरियड ऑफ अप्रैल टू जून. तो हमें बनाना है कैश बजट अप्रैल, मई और जून का. सो आई विल राइट हियर अप्रैल, मई एंड जून. ठीक है, 3 मंथ्स का बनाना है मुझे. सबसे पहले मेरे पास जो ओपनिंग कैश दिया हुआ है, कैश एट बैंक 35,000, दैट आई विल राइट हियर ओपनिंग बैलेंस. $35,000. ठीक है, अब उसके बाद मुझे दिया हुआ है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून. इनकी ये सेल दी हुई है 180, 1,92,000, 1,08,000, 1,74,000, 1,26,000, जिसमें उसने हमें बताया है कि कितनी कैश सेल है और कितनी क्रेडिट सेल है, वो हमें यहाँ से देखना है. Prepare a cash budget for the above period from the following data, including the extent of bank facilities. 50% of the credit sales are realized in the month following the sales and 50% in the second month following. कहीं भी हमें कैश सेल नहीं दे रखी, इसका मतलब सारी की सारी सेल जो है वो क्रेडिट सेल मानी जाएगी. अब क्रेडिट सेल मानी जाएगी तो देखो यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रही हूँ. 1,80,000, 1,90,000, 192, then 1,08,000, 1,74,000 and 1,26,000. ये सेल दी हुई है मुझे. उसने कहा कि 50% ऑफ द क्रेडिट सेल आर रियलाइज्ड इन द मंथ फॉलोइंग द सेल, कि 50% जो है वो जिस महीने होती है उससे अगले महीने रियलाइज होती है. तो इसका मतलब ये फेब है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है और ये जून है. तो फरवरी की 50% कितनी हुई? 90 रियलाइज होगी यहाँ पर और बची हुई 90 वो कह रहा है उससे भी अगले महीने यानी कि अप्रैल में रियलाइज होती है. बात समझ में आई कि नहीं आई? मैम एक बार रिपीट करना. सारी की सारी सेल क्रेडिट पर है. 50% फैब में जो हुई उसका अगले महीने मिलेगा, 50% उससे भी अगले महीने मिलेगा. 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर रियलाइज्ड इन द मंथ फॉलोइंग द सेल, जिस महीने सेल होती है उससे अगले महीने, एंड 50% इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग, 50% उससे सेकेंड मंथ यानी कि अगले महीने में. 1,92,000 हमारी मार्च में हुई, तो मार्च का आधा कितना हो गया? 96,000. तो 96 तो इसी महीने मिल जाएगी मार्च में.
सॉरी इस महीने नहीं मिलेगी, हर नेक्स्ट में मिलेगी। 96 यहाँ मिलेगी और 96 क्योंकि ट्रेंड तो वही चलेगा ना, और 96 यहाँ मिलेगी। इसका आधा कितना हुआ 54। तो अप्रैल का आधा कब मिलना है मई में, और बाकी आधा कब मिलना है जून में। और यहां पर ये कितना है 1,74,000, 1,74,000 का हाफ कितना हो गया 87,000। तो 87,000 मिलेगा जून में और अगला मिलेगा जुलाई में। ये बात समझ में आई कि नहीं? यस मैम। सो अब हम इसको लिखेंगे यहां पर ओपनिंग बैलेंस के बाद रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कि डेटर्स से कब रियलाइज होगा। तो हम इसको ऐड करके भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं कि अप्रैल में कितना रियलाइज हुआ 90,000 पहले वाला और 96,000 ये वाला। तो 90,000 प्लस 96,000 आप यहां लिखोगे, देन 96 पिछला और 54 अगला, 96,000 प्लस 54,000 यहां आ जाएगा आपका, एंड देन 54,000 एंड 87,000 ये यहां पर आ जाएगा आपके पास। और जुलाई वाला हमने लिखना ही नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ 3 महीने का बनाना है। पहले बताओ यहां तक पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? आ गया मैम। सबको क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। ओके, इसको यहां से हटा देते हैं हम। अब हमने कैश सेल्स लिख ली, और कैश सेल्स थी नहीं, क्रेडिट सेल्स का रियलाइजेशन लिख लिया, ओपनिंग बैलेंस लिख लिया, और हमें कहीं से कोई कैश आता हुआ नहीं दिख रहा। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ पहले कॉलम का अप्रैल का, सिर्फ अप्रैल का रिसीट्स का टोटल कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 2,21,000। मई का भी नहीं करेंगे और जून का भी नहीं करेंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पर पेमेंट्स। पेमेंट्स सबसे 3 ही चीजें दे रखी थी हमें, एक सेल, एक परचेज और एक अदर पेमेंट्स। तो परचेज हमने जो किया है उसके लिए हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे अगर हमारी कैश परचेज नहीं है तो क्रेडिटर्स के बारे में दिया हुआ है कि क्रेडिटर्स आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ परचेज, कि जिस महीने हम खरीदते हैं उससे अगले महीने हम पेमेंट करते हैं। तो इसका मतलब फरवरी की पेमेंट होगी मार्च में, मार्च की अप्रैल में, अप्रैल की मई में और मई की जून में। गेटिंग माय पॉइंट? यस यस मैम। तो अब हमें लिखनी है अप्रैल की, मई की और जून की। तो आई विल राइट हियर पेमेंट टू क्रेडिटर्स, और वो हम क्या लिखेंगे कि मार्च वाली अप्रैल में होनी है। तो मार्च में हमने कितना लिया था 1,44,000, सो आई विल राइट 1,44,000। देन नेक्स्ट कितना है हमारा 2,43,000 एंड देन है 2,46,000। अब इसके बाद बारी आती है अदर पेमेंट्स की। अदर पेमेंट्स के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम ये मान के चलेंगे कि जिस महीने हुई उसी महीने हमने पे कर दी। तो अप्रैल में हमने पेमेंट की है 21,000 की, देन हमने पेमेंट की है 10,000 की, और देन हमने पेमेंट की है 14,000 की। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट कॉलम का ही टोटल करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम का टोटल किया हमने, ये आ गया 1,65,000। ये हमारी रिसीट्स थी और ये हमारी पेमेंट्स। अब रिसीट्स और पेमेंट्स में से जब हम माइनस करेंगे टोटल पेमेंट्स को, तो हमारे पास या तो सरप्लस आएगा और या आएगा डेफिसिट। तो 221 में से 165 माइनस किया, कितना आया, सरप्लस आ गया 56,000। अगर तो ये पॉजिटिव है, इट विल बी कैरी फॉरवर्ड एज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ मई, इसीलिए हमने मई का टोटल नहीं किया था। अब हम इसका टोटल करेंगे। मई का टोटल आ गया हमारे पास 2,06,000 और हमारे पास पेमेंट्स का टोटल आ गया, इट इज 2,53,000। अब यहां पर नेगेटिव बैलेंस आ रहा है -47,000, तो हम यहां पर ही लिख देंगे ओवरड्राफ्ट रिक्वायर्ड इन द मंथ ऑफ मई
और इसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, यानी कि ओपनिंग बैलेंस तो है ही नहीं हमारे पास, होता तो हम यहाँ पर लिखते निल है, यहाँ पर कोई कैश नहीं है हमारे पास। तो फिर कैश जो हमारे को रिसीव हुआ डेटर्स से उसका टोटल करेंगे 1,41,000। अगेन पेमेंट्स का टोटल करेंगे 2,60,000। इसको माइनस करेंगे 141 और 260 को, तो ये हमारे पास आ गया 1,19,000। अगेन वी विल राइट हियर ओवरड्राफ्ट रिक्वायर्ड। समझ में आया? Yes, ma'am. सो द मेन थिंग इज कि अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आपको ये दिया होता कि 50% कैश सेल्स है, तो हम पहले क्या करते कि जितनी सेल दे रखी है उसका आधा यहाँ पर करके कैश सेल दिखा देते, और बाकी बची हुई को क्रेडिट मानकर जो भी उसकी टर्म्स दे रखी हैं कि क्रेडिट जो हमने सेल किया है, तो डेटर्स को कितना मंथ क्रेडिट अलाउड है। आप देखिए कि अगर हम उधार पे बेच रहे हैं या कोई चीज खरीद रहे हैं तो हमें कोई ना कोई टाइम पीरियड दिया हो गया होगा उसका। तो वो टाइम पीरियड क्या होता है, दैट इज टाइम लैग इन पेमेंट्स बोलते हैं उसको, कि अगर तो हमने परचेज किया है तो हमें मिलेगा किनसे? क्रेडिटर्स से, कि हमारे लेनदार हमें कितना टाइम देते हैं पेमेंट्स के लिए। और अगर हम सेल कर रहे हैं तो हम टाइम देंगे, और हम किसको टाइम देंगे? अपने डेटर्स को देंगे। तो हमें देखना होगा कि एक चीज होती है क्रेडिट अलाउड और एक होती है क्रेडिट रिसीव्ड। तो क्रेडिट अलाउ हम किसको करेंगे? डेटर्स को। अगर लिखा होगा अलाउड टू तो वो डेटर्स के लिए है, और अगर अलाउड बाय है तो वो किसके लिए है? क्रेडिटर्स के लिए, कि हमें कौन दे रहा है? हमें तो क्रेडिटर्स देंगे। तो ये बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। क्रेडिटर्स का टाइम पीरियड मान लो 2 महीने है और डेटर्स का 1 महीने है, तो डेटर्स वाला क्रेडिटर्स को और क्रेडिटर्स वाला डेटर्स को लगा देते हैं। सो कल इसको कंटिन्यू करेंगे एक और क्वेश्चन के साथ। यहाँ तक हो गया? आपको समझ में आ गया? Yes, ma'am.